सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीबी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं राजवीर सिंह और हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे जो राजस्थान पुलिस में इस बार नया टॉपिक जोड़ा गया है, महिला एवं बाल अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान तथा इनकी जानकारी। ठीक है, इस टॉपिक का हमने एक वीडियो एक क्लास पहले बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं। पहले जो सामान्य जानकारी थी कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उन अपराधों का जो आंकड़ा है, उन आंकड़ों को जारी कौन करता है और उन आंकड़ों को संयोजित करके कौन सा डिपार्टमेंट रखता है, वो मैंने आपको बताया था। NCRB कौन रखता है? NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, प्रतिवर्ष होने वाली आपराधिक घटनाओं के विरुद्ध जो मामले दर्ज होते हैं वो कितने मामले दर्ज होते हैं ये भी हमने चर्चा कर ली थी। सर्वाधिक मामले किस अपराध को लेकर दर्ज होते हैं वो भी हमने बात कर ली थी। ठीक है, और ये भी आपको बताया था कि राजस्थान पुलिस में अब की बार महत्वपूर्ण टॉपिक साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 10 से। जो प्रत्येक क्वेश्चन आएगा आधे नंबर का, हाफ नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा और ये कुल होंगे 5 नंबर के। कितने नंबर के होंगे? कुल 5 अंक का यहाँ से राजस्थान पुलिस का पेपर अब की बार होने वाला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है महिलाओं एवं बाल अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान एवं उनकी जो है जानकारियाँ। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई कौन कौन से जो हैं अधिनियम पारित हो चुके हैं, इनके विरुद्ध जो कानूनी प्रावधान है वो कौन कौन से हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे, आज हम जो बात करने जा रहे हैं महिला या डोरी एक्ट। क्या है? डोरी एक्ट। दहेज, प्रतिषेध, इसी को बोलते हैं निवारक, दहेज निवारक कानून भी इसी को बोलते हैं। अधिनियम 1961। ठीक है, तो दहेज प्रतिषेध या दहेज निवारक अधिनियम 1961 यानी लागू कब होता है? 1961 में लागू होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ये लागू होता है भारतवर्ष में 1 जुलाई 1961 में। ये लागू कब होता है? तो 1 जुलाई 1961 से लागू होता है संपूर्ण भारत में, लेकिन जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में कौन सा कानून लागू होता है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। जम्मू कश्मीर में धारा 370 होने के कारण ये कानून लागू नहीं होता है, लेकिन अब जब धारा 370 हटा दी गई है तो अब 31 अक्टूबर 2019 के बाद से 31 अक्टूबर 2019 से ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। यानी कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत में ये कानून जो है लागू हो गया है। ठीक है, कब से होता है जम्मू कश्मीर में? 31 अक्टूबर 2019 से। डेट का ध्यान रखना आप। ठीक है दोस्तों, तो 31 अक्टूबर 2019 के बाद से ये कानून जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में लागू हो गया है, जबकि जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में ये कानून 1 जुलाई 1961 से लागू होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले तो इस कानून के ऊपर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए थे। क्या किए थे? राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कब किए थे पूछ सकता है, तो आप बता सकते हो 20 मई 1961 को राष्ट्रपति के सिग्नेचर
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब होते हैं? तो 20 मई 1961 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। इस कानून या इस अधिनियम में महिलाओं के विरुद्ध होने वाली दहेज से संबंधित जितनी भी आपराधिक घटनाएं हैं उन घटनाओं के बारे में बताया गया है, और उन घटनाओं के विरोध में जो कानूनी प्रावधान है या मिलने वाली जो सजाएं हैं, कितने वर्ष का कारावास होगा और कितना दंड दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें इनमें जो धाराएं हैं आईपीसी की, इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी की यानी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की जो धाराएं हैं वो सब इस कानून के तहत यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत यहाँ पर काम करेंगी। इस कानून के तहत दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही क्या है? गलत माना गया है, कानूनी अपराध माना गया है। ठीक है, तो इस कानून के तहत दहेज लेना व देना, लेना व देना तथा दहेज के लिए प्रोत्साहित करना या उकसाना। कई जो बिचौलिए होते हैं बोलते हैं कि भाई मैंने इसको बोलेरो गाड़ी दिलवाई थी, तुमको स्विफ्ट तो दिलाई दूंगा, तो वो भी क्या है? उकसाना भी कानूनी अपराध माना गया है। ठीक है, तो दहेज लेना देना तथा दहेज के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना या उकसाना, ये सभी क्या है? इस कानून के अंतर्गत गैर कानूनी माना गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत कम से कम 6 माह की और अधिकतम जो है आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। तो ऐसा काम नहीं करना है, दहेज की डिमांड भी नहीं करनी है, देना भी नहीं है और उकसाना भी नहीं है। ठीक है, इसमें देखना दहेज की परिभाषा में एक चीज ध्यान रखनी है, दहेज किसको मानेंगे? अगर यहां पर अपवाद कुछ है, अपवाद क्या होगा? पूरा पढ़ने से पहले मैं आपको अपवाद बता देता हूं। अपवाद थोड़ा यहां पर आप देख लीजिए, अपवाद यह क्या होगा? अपवाद होगा उपहार। अगर किसी दुल्हन को कोई पिता, भाई या रिश्तेदार अपनी पुत्री को उपहार स्वरूप कुछ दे रहे हैं, यानी स्त्री धन दे रहे हैं, घर में काम में आने वाली कुछ वस्तुएं दे रहे हैं, तो वो सब क्या होंगी? वो सब उपहारों में मानी जाएंगी, उनको दहेज में नहीं मानेंगे। उपहार दूल्हे को भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपका आता है स्त्री धन। अब स्त्री धन में क्या शामिल होगा? दुल्हन के गहने वगैरह, दुल्हन के गहने वगैरह जो है वो स्त्री धन में शामिल होगा। तो जो महिला एवं बाल अपराध के अंतर्गत या दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत उपहार और स्त्री धन को दहेज नहीं माना गया है। क्या नहीं माना गया है? दहेज नहीं माना गया है। अपने इच्छा अनुसार कोई भी उपहार या स्त्री धन दुल्हन को या दूल्हे को भेंट कर सकता है, लेकिन ये जो उपहार और जो स्त्री धन है इसके ऊपर केवल विवाहिता का हक है। किसका हक है? विवाहिता का इसके ऊपर हक है, या फिर उसके उत्तराधिकारी का इसके ऊपर हक है, यानी कि उसके पति का, उसके ससुर का, उसकी सास का, ननंद का या उसके अन्य रिश्तेदारों का इस दहेज के ऊपर किसी प्रकार का कोई हक नहीं है। ठीक है, अब ये दहेज कब ले सकते हैं? दहेज ले सकते हैं, देखो शादी से पहले, अगर दहेज शादी से पहले लिया है तो भी किसका है? वधू का है। शादी के समय लिया है तो भी किसका होगा? वधू का होगा। या शादी का बाद में लिया है, दहेज शादी के बाद में भी दिया जाता है, तो शादी से पहले लिया जाने वाला दहेज, शादी के समय लिया जाने वाला दहेज और शादी के बाद में दिया जाने वाला दहेज, इन सभी प्रकार के दहेज का वधू का जो है इसके ऊपर अधिकार होता है। इसके अलावा उसके पति, सास, ससुर या अन्य किसी रिश्तेदार का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। यानी अगर शादी से पहले भी लिया है या शादी के समय भी लिया है तो शादी के 3 महीने के अंतर में आपको वो सारा दहेज उस वधू के नाम, उस विवाहिता के नाम करवाना होगा, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसके अंतर्गत कम से कम आपके खिलाफ 10,000 का जुर्माना और 3 महीने की कारावास का प्रावधान दिया गया है, जो हम आगे धाराओं में पढ़ेंगे।
ठीक है, तो ये था अपना नॉर्मल दहेज प्रतिषेध निवारक अधिनियम 1961 जो लागू होता है 1 जुलाई 1961 से संपूर्ण भारत में लागू हो जाता है जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी ये कानून धारा 317 हटने के बाद यानी 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी यही कानून लागू हो जाता है। इस कानून के ऊपर किसी विधेयक जो है वो कानून कब बनता है, राष्ट्रपति की सिग्नेचर होने के बाद कानून बनता है कोई भी बिल, ठीक है। तो इस कानून के ऊपर राष्ट्रपति की सिग्नेचर कब हुए थे, 20 मई 1961 के इसके ऊपर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं। यहां तक क्लियर, एनी डाउट नहीं होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। देखो इस जो कानून है, ये जो अधिनियम है दहेज निषेध या दहेज निवारक अधिनियम 1961, इसके अंतर्गत कुल 10 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं, कुल 10 धारा हैं। कुछ धाराएं अपने सिलेबस में नहीं हैं, लेकिन उनके बारे में हम थोड़ा जिक्र कर लेंगे। कुल कितनी धाराएं हैं, तो कुल धाराओं की संख्या होगी, इसमें धाराओं को बोलते हैं सेक्शन। कितनी है धाराएं, किसकी धाराएं हैं, आईपीसी की। किसकी है, आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, ये इसी को बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। क्या बोल सकते हैं, भारतीय दंड संहिता, जो 1860 में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी, 1860 में, ठीक है। तो भारतीय दंड संहिता के तहत दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत कुल लगने वाली धाराओं की संख्या कितनी है, या अपने को कुल इस अधिनियम में कितनी धाराएं पढ़नी होंगी, 10 धाराएं अपने को इसमें पढ़नी होंगी। यहां तक किसी को डाउट नहीं है। अगर मैं बात करूं यहां पर पहली धारा की, किसकी, सेक्शन फर्स्ट की या धारा 1 की मैं यहां पर बात करता हूं, तो धारा 1 में क्या है, देखो धारा 1 अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें नाम व परिचय दिया गया है। इस कानून से संबंधित ये आपराधिक घटनाएं जो होती हैं या उनके संबंध में जो सजा का प्रावधान है, इस सब का इसमें क्या दिया गया है, नाम व इसमें परिचय दिया गया है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि इस अधिनियम की धारा 1 में नाम व परिचय दिया गया है, ठीक है, कि दहेज की प्रकृति क्या होगी, दहेज कैसा होगा और कौन कौन से अपराध यहां पर हो सकते हैं इस अधिनियम के तहत, उन अपराधों के प्रति कौन कौन से कानूनी प्रावधान हैं, वो सब परिचय इस धारा 1 में दिया गया है, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं सेक्शन 2 की, सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 में आपको मिलेगा दहेज या डोरी। डोरी क्या बोलते हैं, दहेज की परिभाषा, यानी दहेज की परिभाषा कि भाई दहेज आप किसे मानेंगे, दहेज किसे मानेंगे, ठीक है। तो दहेज क्या होगा, जब दहेज लेने वाले ने डिमांड की हो, लेने वाले ने दहेज की डिमांड की हो, यानी दहेज वाले ने दहेज की डिमांड की। अब जरूरी नहीं कि दहेज लड़के वाले लेते हैं, दहेज अब जब लड़कियों का अनुपात कम है तो लड़की वाले भी दहेज मांगने लगे आजकल कुछ इलाकों में, तो हो सकता है कि लड़की वाले भी दहेज की डिमांड कर लें, ठीक है। तो दहेज की डिमांड कोई भी यहाँ कर सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई सा भी पक्ष यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो लेने वाले ने दहेज की डिमांड की और देने वाले ने उसकी डिमांड पूरी की, उसकी डिमांड को पूरा किया, तब वो क्या होगा, दहेज माना जाएगा, दहेज माना जाएगा। और यही भारतीय दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत कानूनी अपराध माना गया है। यानी किसी ने दहेज की डिमांड की और देने वाले ने उसकी डिमांड को पूरा किया, तो क्या है वो
वो भारतीय दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत कानूनी अपराध है। अब किसी बेचारे के पास अगर दहेज के पैसे ही नहीं है, वो कोई अपना प्लॉट बेचकर दहेज दे रहा है, तो कानूनी अपराध ही होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये परिभाषा किसमें दी गई है? आईपीसी की धारा 2 में या सेक्शन 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है। यहां पर एक शर्त अपने को मिलती है, या अपवाद बोल सकते हैं, वो कंडीशन अपने को क्या मिलती है? शर्त ये मिलेगी, शर्त क्या मिलेगी कि उपहार, दुल्हन या दूल्हे को मिलने वाले उपहार, पहले भी मैंने आपको बताया है, वह स्त्री धन, वह स्त्री धन। स्त्री धन किसको बोलेंगे? जो दुल्हन की जो या विवाहिता की जो गहने वगैरह हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्त्री धन बोलते हैं। उपहार स्वरूप किसी ने फ्रिज दे दिया, किसी ने कूलर दे दिया, किसी ने वाटर टैंक वगैरह कुछ भी दे दिया, वो क्या होगा? उपहार होगा। ठीक है, तो दहेज की परिभाषा में शामिल क्या नहीं होगा? उपहार व स्त्री धन, ये दहेज की परिभाषा में यहां शामिल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन शर्त यह रहेगी कि जो भी आप उपहार और स्त्री धन दे रहे हो, उन सब की आपको लिस्ट बनानी होगी। क्या बनानी होगी? लिस्ट बनानी होगी। और ये लिस्ट बनानी होगी, ये इस कानून में जोड़ा गया है कब? 1986 में। कब? 1986 में। ठीक है, 2 बार संशोधन हुए हैं इस अधिनियम में, 84 में और 86 में। ठीक है, 2 धाराएं और जोड़ी गई संशोधन में, 304 और 398A, सॉरी 498A। ठीक है, तो लिस्ट बनानी होगी, और वो लिस्ट जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारी के सामने आपको पेश करनी पड़ सकती है। इसलिए जो भी आप दहेज दे रहे हैं, या जो भी उपहार या स्त्री धन अपनी पुत्री को भेंट कर रहे हैं, उसकी आपको लिस्ट बनाकर रखनी होगी कि आप क्या क्या दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि भूल गए मैंने क्या क्या दिया था। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गई अपनी सेक्शन 1 और सेक्शन 2। कौन से कानून के तहत? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंतर्गत जो अपने सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की हमने बात कर ली है कि डोरी की जो परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ डोरी क्या होती है, वो भी अपने बात कर ली है। ठीक है, तो डोरी की डेफिनेशन की हम बात कर चुके हैं, या दहेज की परिभाषा की हम बात कर चुके हैं। तो दहेज की परिभाषा कौन सी धारा के अंतर्गत है? तो सेक्शन 2 के अंतर्गत आएगी। ठीक है, दहेज कौन सा होगा? दहेज तभी माना जाएगा जब लेने वाले ने डिमांड की हो और देने वाले ने उसकी डिमांड को पूरा किया हो। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दो धाराएं अपन ने पढ़ ली हैं, कुल धाराएं मैंने आपको बताई है कितनी हैं इस अधिनियम के अंतर्गत। कौन सा पढ़ रहे हैं हम अधिनियम में? भारतीय दहेज प्रतिषेध या निवारक अधिनियम 1961। ये कहीं मत भूल जाना, मूल अपना अधिनियम है, कहीं आप भूल जाओ। ठीक है, अगली हम जो है धारा की बात करेंगे यहां पर कि अगली अपनी धारा कौन सी आती है। अगली अपनी जो सेक्शन आती है वो आती है आईपीसी के तहत जो सेक्शन आती है वो आती है, या इसी को मैं बोल सकता हूं धारा, वो आएगी आपकी 3। कौन सी धारा ये बात कर रहा हूं? धारा में 3 की बात कर रहा हूं इस कानून के अंतर्गत। तो धारा 3 में क्या लिखा हुआ है? देख लो धारा 3 में क्या लिखा हुआ है कि जो दहेज और लेना और जो देना है, लेना और देना दोनों ही क्या है? कानूनी अपराध है। उस अपराधों के विरुद्ध में जो दंड का प्रावधान है वो इस धारा में बताया गया है। ठीक है, तो दहेज लेना देना दोनों क्या बताया गया है? अपराध। और इस अपराध के विरुद्ध में जो कानूनी प्रावधान है वह दंड, सजा। ठीक है, तो धारा 3 में बताया गया है कि दहेज लेना और देना दोनों या दहेज के लिए उकसाना भी क्या है? कानूनी अपराध है। और इस अपराध के विरुद्ध क्या क्या कानूनी प्रावधान है? कौन सी धारा? धारा 3 के अंतर्गत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, दंड हो सकता है। दंड कितना और सजा कितना? दंड का मतलब पेनल्टी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? इसको पेनल्टी बोल सकते हैं। ठीक है,
जो रुपए में राशि में ली जाएगी आपसे कोर्ट के सामने। ठीक है, सजा का मतलब आप सब जानते हो सजा क्या होती है। सजा का मतलब आपका कारावास कितने साल का होगा, कितने महीने का होगा, वो इस धारा में बताया गया है, वो इस धारा में बताया गया है। ठीक है, इसमें देखो दहेज के लिए उकसाना भी शामिल है। लेना व देना तो है ही, लेकिन दहेज के लिए उकसाना भी यहां पर शामिल है। दहेज के लिए उकसाना, दहेज के लिए उकसाना भी क्या है, यहां पर शामिल है। ठीक है दोस्तों, अब देखना इसमें सजा का प्रावधान कितना है और कितना नहीं है। सजा की बात करें यहां पर इस धारा के अंतर्गत, तो सजा होगी न्यूनतम 6 माह की। कितने माह की? न्यूनतम जो सजा का प्रावधान होगा वो होगा 6 माह का। और यहां पर आपको होने वाली अधिकतम सजा होगी, अधिकतम जो सजा होगी वो होगी आपकी 10 वर्ष की। अगर आप दहेज ले रहे हो या दहेज के लिए उकसा रहे हो या किसी को मोटिवेट कर रहे हो कि भाई देखो मैं तो अपने बेटे की शादी में पजेरो गाड़ी लेके आया था, आपको कम से कम बोल रहे हो तो मिलनी चाहिए, तो भी आपके खिलाफ 6 महीने की सजा आपको हो सकती है। या फिर आपने घोर अपराध किया है, आपने स्वयं ने अगर दहेज लिया है, जबरदस्ती आपने दहेज की डिमांड की है कि बरात को रोककर आप बैठ गए, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। फलस्वरूप आपको 10 वर्ष का सजा का प्रावधान भी होगा। तो राजस्थान पुलिस में लगने के बाद में गाड़ी गुड़ी के चक्कर में नहीं रहना है अपने को, ठीक है ना, नहीं तो आप खुद ही फंस जाओगे। ठीक है, तो अधिकतम 10 वर्ष की सजा का यहां पर प्रावधान है। और दंड जो है, दंड का यहां पर आपके लिए प्रावधान है, न्यूनतम दंड राशि आपको चुकानी पड़ेगी 10,000 रुपए। कितने रुपए? 10,000 रुपए आपको न्यूनतम में दंड राशि के रूप में चुकाने पड़ेंगे। या फिर दहेज जो आपने मांगा है या दहेज जो आपने दिया है, उस दहेज का मूल्य अगर 10,000 रुपए से अधिक है तो आपको उस दहेज के मूल्य के बराबर रकम में कोर्ट में चुकानी पड़ेगी। ठीक है, दोनों चीजों को ढंग से समझ लो। या दहेज के मूल्य के बराबर, दहेज के मूल्य के बराबर, मूल्य के बराबर राशि। मान लो कि आपने दहेज दिया है या लिया है 2 लाख का, तो आपको कोर्ट में जो राशि जमा करानी पड़ेगी दंड स्वरूप, वो भी कितनी होगी? 2 लाख रुपए की होगी। अगर आप 10 लाख की कार ली है तो कोर्ट में जो आपको राशि चुकानी पड़ेगी दंड स्वरूप, वो भी आपकी कितनी होगी? उस कार के मूल्य के बराबर, यानी 10 लाख रुपए की राशि आपको कोर्ट में चुकानी पड़ेगी। तो भले आदमी ऐसा काम ही क्यों करते हो फिर? ठीक है ना, तो आपको सजा तो होगी। ऐसा नहीं है कि दंड हो गया सजा नहीं होगी, सजा तो होनी ही होनी है, साथ में दंड भी आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शन धारा, कौन से अधिनियम की धारा? भारतीय दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 या डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की सेक्शन 3 के अंतर्गत, सेक्शन 3 के अंतर्गत आपको जो सजा का प्रावधान है वो न्यूनतम 6 माह की सजा आपको हो सकती है। अधिकतम जो आपकी सजा है वो आपकी हो सकती है कितने? 10 ईयर की आपको सजा हो सकती है। इसके अलावा जो आपको पेनल्टी लगेगी, आपको दंड मिलेगा, वो न्यूनतम 10,000 रुपए होगा। अगर आपके दहेज की राशि 10,000 रुपए से अधिक है तो दहेज के मूल्य के बराबर आपको यहां पर पेनल्टी कोर्ट में भरने पड़ेगी। तो ऐसा काम भी अपने को नहीं करना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थी सेक्शन 3 या धारा 3 भारतीय दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो अपवाद का आप ध्यान रखना, थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें अपवाद वही होगा आपका, एक तो आपका होगा उपहार व स्त्री धन, व स्त्री धन। उपहार व स्त्री धन जो है ना, इस दहेज में नहीं माने जाएंगे, लेकिन शर्त क्या होगी कि आपको यहां पर सामान की लिस्ट बनानी होगी। क्या बनानी होगी? सामान की
लिस्ट बनानी होगी, सामान की लिस्ट बनानी होगी। अगर आप उपहार और स्त्री धन दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर सामान की लिस्ट बनानी होगी। जो गहने वगैरह देते हैं अपनी बेटी को या दूल्हे को, जो उपहार देते हैं, ठीक है, गिफ्ट वगैरह, गिफ्ट आइटम्स वगैरह, तो वो इसमें शामिल नहीं होंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करते हैं धारा 4 के। धारा 4, दिखाई सबको सही दे रहा है ना? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना आप, धारा 4, सेक्शन 4, और सेक्शन 4 के अंतर्गत क्या आता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। वो आपको मैं बता रहा हूँ कि सेक्शन 4 के अंतर्गत क्या आएगा। दहेज की मांग करने पर जुर्माना। इसमें क्या दिया गया है? दहेज की मांग करने पर, यानी डिमांड करने पर, देने पर नहीं, दहेज की मांग करने पर, मांग करने पर जुर्माना व सजा का प्रावधान। यानी कि अगर आपने दहेज की मांग की है तो आपके खिलाफ कौन सी सजा का प्रावधान है और कितने रुपए का आपके ऊपर जुर्माना लगने वाला है, वो सब कौन सी धारा के अंतर्गत पुलिस वाले लगाएंगे? वो लगवाएंगे सेक्शन 4 के अंतर्गत, यानी भारतीय दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत आपके खिलाफ दहेज की मांग करने का मुकदमा लगेगा। दहेज की मांग करने का आपके खिलाफ मुकदमा लगेगा और जुर्माना भी लगेगा। इसमें देखो सजा का जो प्रावधान है, सजा का प्रावधान है, इसमें न्यूनतम सजा जो होगी आपकी वो होगी 6 माह। कितनी होगी? 6 माह आपकी न्यूनतम सजा होगी। और यहीं पर अधिकतम सजा का आपको प्रावधान है। अगर आप ज़्यादा फटफड़ाहट करते हो ना, ज़्यादा उड़ोगे, ज़्यादा फटफड़ाहट करोगे तो आपके खिलाफ 2 वर्ष तक आपकी सजा का प्रावधान है। कितने वर्ष तक है? 2 वर्ष तक आपको जेल में ठूंस देंगे। ना पंखा होगा, ना लाइट होगी, काली कटोरी में आप खुद अकेले पड़े पड़े मर जाओगे, परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। ना दहेज लेना है, ना देना है, कन्या कलश आपको देना है, लेना है। ठीक है, तो अधिकतम 2 वर्ष की सजा का यहाँ पर प्रावधान है और न्यूनतम 6 माह की सजा का इसमें प्रावधान है। अब देखो दंड यानी पेनल्टी, दंड यहां पर कितना मिलने वाला है? दंड यहां पर होगा 10,000 रुपए का। कितने का होगा? 10,000 रुपए की राशि आपसे दंड स्वरूप यहां पर वसूल की जाएगी। ठीक है, कितनी? 10,000 रुपए की राशि। ठीक है, अब इसी में देखो एक आता है, एक तो 4 है धारा, इसका आप ध्यान में रखना है इसको तो आपको, और एक यहीं पर आती है 4A। अगर इसको आपने उतार लिया हो तो मैं इसको मिटा दूं। इसमें है दहेज की धारा 4 में दहेज की मांग करने पर जुर्माना या सजा का प्रावधान है। ठीक है, सजा न्यूनतम 6 माह है और अधिकतम 2 वर्ष तक हो सकती है। वो परिस्थिति देखेगी, परिस्थितियां देखी जाएंगी। जो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होगा वो डिपेंड करेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको 6 माह की सजा होगी या 2 वर्ष की सजा होगी। ठीक है, कितना घोर आपने अपराध किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष की सजा। ठीक है, यहां पर जो पेनल्टी लगेगी वो है 10,000 रुपए। कोई डाउट? तो मिटा देता हूं। अगली अपनी है धारा 4A, यानी सेक्शन 4A या फिर धारा 4A। इसी को देख लो आप, तो धारा 4A। ठीक है, धारा 4A की या सेक्शन 4A की बात कर रहे हैं। अब सेक्शन 4A में क्या है? दहेज से संबंधित विज्ञापन। एक ही चीज ध्यान में रखना आप, तो विज्ञापन, एड। ठीक है, यानी दहेज से संबंधित विज्ञापन अगर आप पेश कर रहे हो। विज्ञापन कैसे? जैसे कोई मैरिज ब्यूरो वाला है, विज्ञापन कर रहा है, जैसे करते हैं अखबार में आता है कि लड़का है 6 फुट 2 इंच उसकी हाइट है, अच्छी बड़ी चेस्ट है, उम्र 32 वर्ष है, डॉक्टर है, उसके लिए
अच्छी वधू चाहिए, साथ में एक कार भी चाहिए, साथ में एक कार भी चाहिए, तो ये विज्ञापन करना क्या दंडनीय अपराध है। ठीक है। या फिर आप ऐसे कर रहे हो कि भाई 22 वर्ष की लड़की है, उस लड़की सुंदर कन्या के लिए एक दूल्हा चाहिए, डॉक्टर चाहिए, हम उसको दहेज में प्लॉट देंगे या अपनी जो है शेयर में से कुछ हिस्सा शेयर देंगे या उसको कोई ब्लैंक चेक देंगे, ठीक है, या कोई प्रतिभूति देंगे। ठीक है। तो ऐसा लालची या दहेज का कोई विज्ञापन आप पेश कर रहे हो तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दहेज से संबंधित, यहां मैं लिख सकता हूं, दहेज से संबंधित विज्ञापन, विज्ञापन देना, प्रकाशन करना, प्रकाशन करना दंडनीय अपराध है, दंडनीय अपराध है। कौन सी धारा के अंतर्गत है? आईपीसी की सेक्शन 4A के अंतर्गत। कौन से कानून के तहत? भारतीय दहेज प्रतिषेध अधिनियम या दहेज निवारक अधिनियम 1961 की धारा या सेक्शन 4A के अंतर्गत दहेज से संबंधित विज्ञापन डलवाना या विज्ञापन का प्रकाशन करवाना दंडनीय अपराध है। विज्ञापन देने वाला भी इसमें अपराधी होगा और विज्ञापन जिसने दिलवाया है वो भी क्या होगा? अपराधी होगा। ठीक है। यहां पर इस धारा के अंतर्गत जो सजा होगी वो होने वाली सजा और जो जुर्माना होगा वो जुर्माना इस प्रकार है। यहां पर देखो आपको सजा जो है वो कम से कम सजा का प्रावधान है। ठीक है। और दंड, ठीक है, दंड कितनी होगी और सजा कितनी होगी? तो यहां पर सजा देखना आप, न्यूनतम सजा होगी 6 माह से 6 माह और यहां पर अधिकतम सजा होगी आपको 5 वर्ष की, अगर ऐसा आपने किया है। ये न्यूनतम है, ठीक है, और ये होगी अधिकतम। अगर आप दहेज से संबंधित कोई विज्ञापन पेश करते हैं, प्रकाशित करते हैं, तो आपको न्यूनतम 6 माह व अधिकतम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। और दंड के रूप में आपको 10,000 रुपए से, कितने रुपए से? 10,000 से 15,000 रुपए तक का दंड यहां पर सुनिश्चित किया गया है। कितना? 10,000 से 15,000 रुपए तक आपको दंड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो धारा 4A में क्या है? दहेज संबंधित विज्ञापन आप नहीं दे सकते, नहीं तो ये दंडनीय अपराध होगा। और अगर आपने ऐसा किया तो आपको न्यूनतम 6 माह की सजा भी हो सकती है, आपको जेल में ठूस सकते हैं। और इसमें भी जांच अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको 5 वर्ष तक भी जेल में ठूस सकता है। ठीक है। साथ में आपको पेनल्टी भी लगेगी, वो 10,000 से 15,000 रुपए तक, न्यूनतम 10,000, अधिकतम 15,000 रुपए। तो ये थी अपनी आईपीसी की धारा 4A या भारतीय दंड संहिता की धारा 4A। अब अगली बात कर रहे हैं हम धारा 5 की, जो अपने सिलेबस में नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? सेक्शन 5 की। सेक्शन या धारा 5। ठीक है। अब देखो सेक्शन 5 जो है ना, ये अपने सिलेबस में नहीं है। बार बार कह रहा हूं, अपने सिलेबस में धारा 5 नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं, धारा 1 भी नहीं है सिलेबस में। ठीक है। तो धारा 5 में देखो कुछ खास नहीं है इसमें ऐसा है कि लड़की वाले और लड़के वाले के बीच में दहेज से संबंधित अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है कि भाई शादी कर लो, शादी के बाद में लड़की वाला कहता है कि आप अगर मेरी बेटी से शादी करोगे तो आपको मुझे 5 लाख रुपए देने होंगे, पहले एग्रीमेंट साइन करो आप। ठीक है। कई बार लड़के वाला कहता है कि भाई अब आपके पास दहेज नहीं है, ठीक है, मेरा बेटा शादी तो कर लेगा, लेकिन 2 साल बाद आपको मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे, ऐसे मानूंगा नहीं, आप एग्रीमेंट साइन कर दो, मैं मान लूंगा। तो ये क्या है? कानूनी अपराध है। और ऐसे में दहेज से संबंधित जो एग्रीमेंट होते हैं उनको निरस्त माना जाएगा। तो एग्रीमेंट करना ही मत, वो काम का ही नहीं हो। दहेज से संबंधित एग्रीमेंट क्या होंगे? एग्रीमेंट को निरस्त माना जाए, निरस्त माना जाए। ठीक है। तो दहेज से संबंधित जो एग्रीमेंट किसी ने किया है अगर, तो वो धारा 5 के अंतर्गत निरस्त माना जाए या निरस्त किया जाए। तो ये थी धारा 5 सेक्शन 5
कौन से कानून की धारा है? ये धारा है अपने भारतीय दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के अंतर्गत। अगर किसी ने दहेज से संबंधित एग्रीमेंट कर लिया है तो वह स्वतः ही क्या होगा? वो स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा। किसी भी कोर्ट में कोई आपका पक्ष नहीं लेगा, कोर्ट में दिखाते ही एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट से निरस्त कर देगा कोर्ट, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 5 में दे रखा है। इसका भी आपको ध्यान में रखना है, सिलेबस में नहीं है, नॉर्मली आपको बस ध्यान में इसको रखना है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपके सामने जो बात करने जा रहा हूँ वो है धारा 6। उसके पहले मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ कितने का अपना टाइम हो गया है। ज़्यादा अगर टाइम हुआ है तो ठीक है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आज हम बात कर सकते हैं धारा 6 की भी। इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार जो है ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा अभी तक तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है ये, अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं डाला है, ना ही किसी उप क्लास में ये पढ़ाया गया है, ठीक है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। तो अपनी अगली धारा है कौन सी? सेक्शन, अरे बोलो अब तो, या धारा 6। देखो बेटा, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ ना, पूरा पसीने में लथपथ हो चुका हूँ मैं, उतनी मेहनत अगर आप भी कर लोगे तो मेरी गारंटी है 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। एक का तो पता नहीं, एक तो सारा कभी कभी हवा में भी उड़ लेता है, ठीक है। लास्ट में कुछ क्वेश्चन दूंगा, कुछ अनुच्छेद भी आपको बताऊंगा। तो अभी तो अपनी शुरुआत हुई है, सेकेंड क्लास है ये। मैं जो मैटर पढ़ाऊंगा उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं जड़ दूंगा, सिलेबस से भी कुछ एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, तो बाहर से सारा आएगा कहाँ से? कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, मेरी एक गारंटी है, मेरा वादा है। बस आपको बराबर मेहनत करनी होगी, दिमाग का दही नहीं करना आपको, क्योंकि आप मेहनत नहीं करोगे तो मेरा भी दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाएगा और दोबारा मैं ऐसी मेहनत पर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो बराबर आपको पढ़ते रहना है। सेक्शन या धारा 6, कौन से कानून की धारा 6 है वो भी आपको यहाँ पे एक बार फिर बता देता हूँ। दहेज प्रतिषेध यानी डोरी एक्ट, डोरी प्रोहिबिशन, उन्नीस सौ 61, ठीक है, यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा या सेक्शन 6 के अंतर्गत क्या बताया गया है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो धारा 6 के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है कि जो दहेज की राशि है, जो वधू को जो उपहार मिलते हैं दहेज स्वरूप, या जो स्त्री धन मिलता है जिसको दहेज में शामिल नहीं किया गया है, जो कानूनी अपराध नहीं है, या फिर किसी ने अगर दहेज दे भी दिया है, ठीक है, तो वो जो दहेज की राशि है या जो दहेज है, उस दहेज के ऊपर केवल वधू का अधिकार होता है। लेकिन अगर दहेज वधू के अलावा कोई और धारण कर लेता है तब धारा 6 लागू हो जाएगी। धारा 6 के अंतर्गत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान दिया गया है। तो कभी भी वधू या विवाहिता के दहेज के ऊपर किसी अन्य का अधिकार नहीं होता है, या तो विवाहिता के खुद का अधिकार होता है या विवाहिता के बच्चों का यानी उनके उत्तराधिकारियों का अधिकार होता है। अगर ध्यान देना, बता रहा हूं पहले, अगर शादी के 7 वर्ष के अंतराल में किसी अप्राकृतिक कारणों से वधू की विवाहिता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो ससुराल वालों के खिलाफ जांच होगी। उस जांच में अगर वो साक्ष्य सही पाए जाते हैं तो धारा 304 और 2 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सजा का प्रावधान दिया गया है। अगर 7 वर्ष के अंतराल में उसकी मृत्यु हो जाती है, विवाहिता की शादी के 7 वर्ष के अंतराल में, तो जो दहेज की राशि है उसके ऊपर अगर विवाहिता के संतान हैं, बच्चे हैं, तो उन बच्चों का अधिकार होगा। अगर विवाहिता के संतानें नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, तो उस दहेज के ऊपर उसके माता पिता यानी उसके पेरेंट्स का अधिकार होगा। ससुराल वालों का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक है। तो इस कानून में क्या बताया गया है वो अपन देख लेते हैं। दहेज की संपत्ति, दहेज की संपत्ति
वधू के अलावा, वधू के अतिरिक्त अन्य किसी द्वारा धारण कर लेना, अन्य किसी द्वारा धारण कर लेना। ठीक है, अगर दहेज की संपत्ति वधू के पास नहीं आई है और वधू के अलावा किसी अन्य ने धारण कर ली है तो ये क्या होगा, कानूनी अपराध माना जाएगा। और इसके तहत अब देखना, इसमें मैं आपको ये भी लिखा देता हूं, यहां पर आप लिख लो नोट डाल के। ठीक है, तो वो क्या होगा, कानूनी अपराध होगा। इसमें नोट डाल के लिखो, दहेज के ऊपर लिखना साथ साथ में आप, वधू या विवाहिता एवं उसके उत्तराधिकारी का अधिकार होता है। ये लाइन किसमें लिखी हुई है, ये सेक्शन 6 में या धारा 6 में लिखी हुई है कि दहेज वधू या विवाहिता या उसके उत्तराधिकारी का ही होता है। ठीक है, तो दहेज के ऊपर विवाहिता एवं उसके उत्तराधिकारी का अधिकार होता है। अधिकार होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं करने पर, अब देखो कैसे दहेज कैसे मानेंगे आप, मैंने पहले बताया था, ये शादी है साहब, आपकी शादी हो रही है, दहेज लिया जाता है शादी से पहले, शादी के समय और शादी के बाद में। लेकिन लिया तो तीनों स्थिति में दहेज है ना, या शादी के पहले लिया हो, शादी के समय लिया हो या शादी के बाद में लिया हो, तीनों ही स्थिति में आपने क्या लिया है, दहेज लिया है। और दहेज के ऊपर अधिकार किसका होना चाहिए, वधू का होना चाहिए या फिर उसके उत्तराधिकारियों का होना चाहिए। लेकिन अगर दहेज आपने ले लिया है, कोई बात नहीं, आपने अगर दहेज ले लिया कोई बात नहीं है, तो उस दहेज को चाहे आपने शादी के पहले लिया है, चाहे शादी के समय में लिया या शादी के बाद में लिया, तो उस दहेज को दहेज लेने के 3 माह के भीतर उस विवाहिता के नाम करवाना होगा। 3 महीने के अंदर जो भी आपने दहेज लिया है, शादी के पहले ले लो, समय में ले लो या बाद में ले लो, वो सारा जो दहेज की राशि है वो दहेज 3 माह के भीतर, 3 माह के अंदर विवाहिता के नाम करवाना होगा। या विवाहिता को सौंपना होगा। भाई नाम क्या करवाएंगे, जैसे कोई अगर सोने का हार है तो वो कैसे नाम करवाएंगे, ठीक है, तो वैसे कर सकते हैं कि वो विवाहिता को आप सौंपना, किसने फ्रिज दे दिया कैसे नाम करवाएंगे, तो विवाहिता को सौंपना, या किसने प्लॉट दिया है तो वो 3 महीने के भीतर विवाहिता को या विवाहिता के नाम उस प्रॉपर्टी को करवा देना, तब तक आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अगर आपने 3 महीने के भीतर ये संपत्ति या ये दहेज की राशि या ये दहेज या प्रतिभूतियां विवाहिता के नाम नहीं करवाई हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई या सजा का प्रावधान है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, यानी ऐसा नहीं करने पर, ऐसा कैसा, ऐसा नहीं करने पर, नहीं करने पर, अब नहीं करने पर क्या होगा, बोला क्या उखाड़ लोगे तुम, अरे उखाड़ने को तो बहुत कुछ से भाई, क्या नहीं उखाड़ सकते, ठीक है ना, तो क्या होगा, यहां पर देखो न्यूनतम 6 माह की सजा का प्रावधान है। सजा होगी वो तो अलग है, आपको जो न्यूनतम तो 6 माह है और अधिकतम कितनी है, 2 वर्ष है। सजा कितनी है, 6 माह से 2 वर्ष तक है। और यहीं पर जो पेनल्टी लगेगी वो पेनल्टी आपको लगेगी 5,000 से 10,000 रुपए तक। पेनल्टी कितनी होगी, 5,000 से 10,000 रुपए तक, या इसी को हम बोल सकते हैं दंड राशि कितनी होगी, 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक आपके खिलाफ जो है दंड राशि आपको चुकानी पड़ सकती है। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो शादी से पहले आपने दहेज लिया, शादी के समय आपने दहेज लिया, शादी के बाद में भी अगर आपने दहेज लिया है तो दहेज राशि या संपत्ति 3 महीने, शादी के 3 महीने के भीतर या अंदर आपको विवाहिता के नाम करवाने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 6 के अंतर्गत
ऐसा नहीं करने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जिसके अंतर्गत आपको न्यूनतम 6 माह या अधिकतम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है, और दंड स्वरूप, पेनल्टी स्वरूप आपको 5,000 से 10,000 रुपए तक की राशि भी जमा कोर्ट में करवानी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा धारा 6 के अंतर्गत हम दूसरा पॉइंट अगर देखें, ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने आपको पहले बता भी दिया है, इसको आपको ध्यान में रखना ही है ये तो। ठीक है दोस्तों, साथ साथ आप नोट डाउन करते जाओ। अगर दूसरा पॉइंट इसमें हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर विवाह के 7 वर्ष के अंतराल में अगर विवाह के 7 वर्ष के दौरान, ठीक है, 7वें वर्ष बाद नहीं, 7 वर्ष के दौरान अगर वधू की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, वधू के अप्राकृतिक, अब अप्राकृतिक का मतलब आप क्या समझते हैं? अप्राकृतिक का मतलब जैसे सुसाइड कर लेना, या किसी ने उसको मार पीट दिया, उसका गलोस दबा दिया, या मार पीट से वधू जो है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी घटना के समय में जब विवाह के 7 वर्ष के दौरान वधू की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, विवाहिता की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, तब जो दहेज है उसके माता पिता का अधिकार होगा। लेकिन अगर विवाहिता के बच्चे हैं, अगर इन 7 वर्षों में विवाहिता के कोई संतानें उत्पन्न हुई हैं, कोई संतान है या बच्चे हैं, तो दहेज के ऊपर दोनों ही पॉइंट हैं। प्रथम ये रहेगा, प्रथम कौन सा रहेगा? पहला अधिकार विवाहिता की संतानों का होगा। अगर संतान नहीं है तो फिर अगर विवाहिता की मृत्यु हो जाती है, बच्चे नहीं हैं, तो फिर दहेज के ऊपर उसके माता पिता का अधिकार होगा। अगर संतान है, ये सेकंड नंबर पे आएगा, आप ध्यान देना इसका। अगर संतान है तो दहेज के ऊपर यानी डोरी के ऊपर संतान का अधिकार होगा, संतान का अधिकार होगा, यानी उत्तराधिकारियों का अधिकार होगा। उत्तराधिकारी बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर विवाह के 7 वर्ष के दौरान वधू की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, तो उस दहेज के ऊपर अगर विवाहिता के संतान है तो संतान का अधिकार होगा। अगर संतान नहीं है तो विवाहिता के दहेज के ऊपर उसके माता पिता का अधिकार स्वतः हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? अगर ऐसी स्थिति में विवाहिता की मृत्यु होती है, अप्राकृतिक मृत्यु होती है, तो होने वाली जो कानूनी कार्रवाई है, जो सजा का प्रावधान है, मैं बताता हूं आपको। देखो, दहेज जो मृत्यु होती है, कौन सी मृत्यु? दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु मतलब दहेज के लिए प्रताड़ित करना, दहेज के लिए मारपीट करना, या दहेज के लिए परेशान करना। ठीक है, तो दहेज मृत्यु होती है तो धारा 304 के तहत, कब है थोड़ा देख लेना आप, ये अपने इसमें नहीं आगे आएगा, ये धारा 304 के तहत, धारा 304 के तहत सजा का प्रावधान है। ठीक है, अब यहां पर धारा 302 भी लगेगी, धारा 302 भी लगेगी, क्योंकि आपने मारा है किसी को अगर, तो धारा 302 तो लगनी ही लगनी है। लेकिन दहेज मृत्यु है, दहेज के कारण उसे विवाहिता की मृत्यु हुई है, तो धारा 304 लगेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना इसको। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि दहेज मृत्यु में सजा का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है, या दहेज मृत्यु होने पर या अप्राकृतिक वधू की मृत्यु होने पर कौन सी धारा लगेगी? तो कौन सी लगेगी? धारा 304। ठीक है, यहीं पर आती है आपकी धारा 306। अगर वधू को आप मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, कई लोग बड़े होशियार होते हैं, मारपीट नहीं करते हैं लेकिन मानसिक टॉर्चर करते हैं। तूने क्या किया, तो काम नहीं करती, तू ऐसा नहीं करती, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ऐसे चलती है, वैसे चलती है। ठीक है, तेरे बाप ने दहेज में कुछ नहीं दिया, वो नहीं दिया, फलाना नहीं किया।
ऐसे शब्दों से वधु को मानसिक टॉर्चर करना या फिर मानसिक प्रताड़ना देना और मानसिक प्रताड़ना के चलते वधु की मृत्यु हो जाना। मानसिक प्रताड़ना के चलते वधु की मृत्यु हो जाना, वहां पर आपके यहां धारा लगेगी 306। धारा कौन सी लगेगी? 306 के तहत आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। अगर वधु को कोई मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है और उसने सुसाइड कर लिया, अगर वधु ने मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर किसी विवाहिता ने अगर सुसाइड किया है तो उसके प्रताड़ित करने वाले लोगों के खिलाफ धारा 306 लगने वाली है, ठीक है। और मर्डर टू अटेम्प्ट का जो है मामला दर्ज यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो मानसिक रूप से अगर परेशान करते हैं तो भी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अगर आप दहेज के लिए शारीरिक रूप से परेशान करते हैं या दहेज की डिमांड करते हैं तो भी, और वधु की उस दौरान मृत्यु हो जाती है 7 वर्ष के अंतराल पे, तो 304 के अंतर्गत आपके खिलाफ मामला दर्ज होने वाला है। तो इनका भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों, ठीक है। और दहेज के लिए अगर आप कोई घरेलू हिंसा करता है, दहेज के लिए घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, क्या है ये? यह है डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस। तो घरेलू हिंसा मतलब वधु के साथ में मारपीट करना, विवाहिता के साथ में मारपीट करना, उसे परेशान करना, टॉर्चर करना, वो इसमें आपके लगेगी धारा कौन सी? यहां पर आपके लगने वाली है धारा 498A। कौन सी लगेगी? 498A, ठीक है। तो इस 498A का भी आप ध्यान रखेंगे, या यहां पर मैं लिख देता हूं 498 क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट धारा है, ठीक है। ये कब लगती है? घरेलू हिंसा में, मोटा लिख देता हूं, घरेलू हिंसा, ठीक है। 498 के अंतर्गत मामला होगा, दर्ज होगा, जिसमें आपके खिलाफ सजा का प्रावधान दिया जाएगा। तो ये अपने पढ़ ली धारा 6, और धारा 6 में अपने क्या पढ़ा कि विवाहिता के 7 वर्ष के दौरान अगर वधु की अप्राकृतिक रूप से अगर मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तब क्या होगा? दहेज के ऊपर अगर विवाहिता की संतानें हैं तो उसके संतानों का अधिकार होगा, यानी उसके उत्तराधिकारियों का अधिकार होगा। अगर वधु के संतानें नहीं हैं तो दहेज की जो राशि है या दहेज के ऊपर उस विवाहिता के माता पिता का अधिकार होगा, ठीक है, यानी ससुराल पक्ष का कोई भी अधिकार इसके ऊपर नहीं रहेगा। अगर दहेज मृत्यु होती है, दहेज के लिए किसी को, अगर किसी विवाहिता को, किसी स्त्री को परेशान किया जाता है, किसी महिला को टॉर्चर किया जाता है, शारीरिक उसको परेशानियां दी जाती हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है इस दौरान, तो उसके लिए प्रावधान दिया गया है धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज होगा और सजा का प्रावधान है, ठीक है। अगर कोई मानसिक प्रताड़ित करता है विवाहिता को दहेज के लिए तो धारा 306 के तहत यहां मामला दर्ज होगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, यानी किसी विवाहिता के लिए उसके घर में, उसके ससुराल पक्ष में अगर शारीरिक हिंसा या मानसिक हिंसा कोई करता है किसी विवाहिता, किसी महिला के साथ में अगर, तो उनके खिलाफ धारा 498 के तहत मुकदमा दर्ज होगा, कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है। अपनी आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। इसमें किसी को डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से बढ़िया से बढ़िया समझाने की। नया टॉपिक है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अब के बार एक टॉपिक जोड़ा गया है, जितना पढ़ाऊं उतना अगर आप पढ़ लोगे ना तो एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं डेली का आपको क्वेश्चन भी दे रहा हूं, ठीक है। आज के कुछ मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, उन क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। अधिक से अधिक इस क्लास को आप शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको ऐसी शानदार क्लासें मिल सके जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया, वो आपको यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक भी जरूर करिए, ठीक है। अंगूठा ऐसे नहीं दबाना है भाई, ऐसे दबाना है, ठीक है ना, ठीक है। तो आज के कुछ आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। आज की क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला, दहेज
प्रतिषेध, देखो यहां पर आपको निवारक भी लिखा हुआ मिल सकता है, एग्जाम में निवारक भी आ सकता है। अधिनियम कब लागू हुआ? 1961। कब लागू होता है? पहला क्वेश्चन आपके लिए है दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसका आपको उत्तर देना है, मैंने आपको बताया था पहले। ठीक है, अब यहीं पर आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूं, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दहेज मृत्यु में लगने वाली धारा कौन सी होगी, वो आपको यहां पर बताना है। दहेज मृत्यु में लगने वाली धारा कौन सी होगी, वो आपको यहां पर बताना है। और क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लेके आ रहा हूं। ठीक है, दहेज की मांग करना दहेज की मांग करने पर कौन सी धारा लगेगी, या किस धारा के तहत मुकदमा यहां दर्ज होगा, किस धारा में दहेज की मांग करने के खिलाफ प्रावधान दिए गए हैं, वो आपको यहां पर बताने हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। ठीक है, तीसरा आपको, चौथा आपको बताना है दहेज की परिभाषा। अब इसमें 2 चीजें बतानी है। पहली, परिभाषा क्या है और कौन सी धारा में दी गई है, कौन सी धारा में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन है दहेज की परिभाषा। इसके अलावा 5वां क्वेश्चन आपके लिए है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा के विरुद्ध में कौन सी धारा लगेगी। ठीक है, तो ये भी आपको बताना। 4 क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध निवारक अधिनियम 1961 कब लागू हुआ, दहेज मृत्यु में लगने वाली धारा कौन सी है, दहेज की मांग करने पर कौन सी धारा के अंतर्गत मामला दर्ज होता है, क्या दहेज की परिभाषा कौन सी धारा में समझाई गई है, और दहेज की परिभाषा एक्चुअल में है क्या, वो भी आपको बताना है। घरेलू हिंसा के दौरान जो धारा लगेगी वो कौन सी धारा है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो इनकी प्रिपरेशन आप साथ साथ में करते जाओगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। एक आपको इनसे अतिरिक्त में क्वेश्चन और दे देता हूं। ठीक है, NCRB के बारे में आप बताएंगे, यानी राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके बारे में आप क्या जानते हैं वो मुझे बताएंगे। NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में आप क्या जानते हैं वो भी आप बताएंगे। ठीक है, कमेंट में आप लिखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय भारत, जय भारत।